आपकी थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में। और एक खास बात है आज के शो में, क्योंकि हम जिस महान हस्ती के बारे में बात करेंगे उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, हॉकी के जादूगर जिनको कहते थे। मैं भी खुद अपने स्कूल में उस लेसन को पढ़ा था जहाँ पर इनकी पूरी हिस्ट्री बताया जाता है कि उन्होंने इतने गोल किए कि बस आज तक कोई नहीं कर पाया। एंड उनके जो स्टिक और बॉल, ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ जुड़ी रहती थी। ऐसे कई लोगों को लगता था कि एक मैग्नेट लगा हुआ है क्या, ऐसे कई चीज़ें हुई थी। और उनके साथ जो हिस्ट्री हुआ है वो सारी बातें हम आज सुनेंगे, क्योंकि हम उनके सुपुत्र अशोक ध्यानचंद जी से ही सुनेंगे अपने पिता की कहानी को। तो चलिए, आप सभी की तरफ से तहे दिल से स्वागत है और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। एंड मैं समझता हूँ अपना भाग्य है, क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने स्कूल में पढ़ा था और वो चीज़ों को लड़के के द्वारा उनकी बातों को साक्षात सुनने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी को भी प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एक मीडिया रेडियो मधुबन के माध्यम से, एंड रेडियो मधुबन को भी बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ अशोक ध्यानचंद जी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की कुछ खास बातें, जीवनी उनकी सुनेंगे उनके द्वारा। जी नमस्कार, मैं अशोक ध्यानचंद जी के बारे में जैसा आपने किताबों में पढ़ा, मैंने भी वही किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना। कभी कभार जब वो झांसी में, क्योंकि ज़्यादातर वो कोचिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहे हैं, लेकिन जब वो आते थे तो उनके यार दोस्त या प्रेस वाले आकर उनसे पूछते थे। तो हम लोग सामने तो नहीं सुन सकते थे, क्योंकि उस टाइम बड़ा डर सा भी लगता था कि सामने ना आए। तो उनके पीठ पीछे खड़े हो जाते थे दूर, उनकी बातें सुनते थे कि क्या कह रहे हैं बाबूजी। उनकी बातें सुन के हम लोगों ने कई बातें दूसरों को बताते थे कि आज बाबूजी ने ऐसा कहा खेल के बारे में। मुझे याद पड़ता है कि जो भी प्रेस वाला या उनका दोस्त आते थे तो 1936 के मैच की बात हमेशा पूछते थे कि दादा हमें तो 1936 के मैच की बात बताओ, जब हिटलर बैठा हुआ मैच देख रहा था और आप लोग खेल रहे थे, तो उस टाइम कैसा मैच शुरू हुआ और कैसे हालात बने और क्या नहीं बना। तो वो हम लोग बड़ी तन्मयता से, बड़े बिना हिले हुए कि पता न लग जाए कि हम सुन रहे हैं, पीछे खड़े हुए तो सुनते थे। तो उनका एक बिल्कुल बाबूजी की, हम लोग बाबूजी कहते थे। तो बाबूजी की बात ये कि मैच से एक दिन पहले फाइनल मैच जो है वो 1936 में 14 अगस्त को होना था। 14 अगस्त को इसलिए नहीं हो पाया कि उस दिन वहाँ पर बहुत हैवी रेन हो गई। उस मैच को उन्होंने पोस्टपोन करके 15 अगस्त को कर दिया। और 15 अगस्त हम लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा पवित्र दिन माना गया है और है भी, जिस दिन हमको स्वाधीनता इसमें मिली हमको। तो ये हम समझते हैं कि 15 अगस्त 1936 हिंदुस्तान की हॉकी के साथ साथ वो दिन नियति में हमारी आज़ादी के लिए भी वो दिन बना। और उस मैच को 14 अगस्त की रात को बाबूजी ने सारे खिलाड़ी इकट्ठे करे अपने कमरे में। फ़ौज में रहे, और मैं फ़ौज में रहने का मतलब ये था कि डिसिप्लिन और जो उनके अंदर जोश और खेल के प्रति उनका लगाव तो सबको मालूम ही था। तो उन्होंने अपने कमरे में सब खिलाड़ियों को बुलाया, उसमें एंग्लो इंडियन, सरदार, मुसलमान, सारी कौमें। और जैसा कहा जाता है कि खिलाड़ी की कोई धर्म, जाति, भाषा तो होती नहीं है, तो वही हालत खिलाड़ी की होती है। उसका कोई धर्म, कोई जाति, कोई बंधन नहीं होता। वो एक खिलाड़ी के तौर पर इस दुनिया में रहता है। उसके लिए सारा विश्व जो है वो एक भाई है, सब बंधुत्व है। और इस तरह से तो सारे खिलाड़ी इकट्ठा हुए। बाबूजी ने अपने बैग में से तिरंगा झंडा निकाला तो सब देखकर दंग रह गए। तिरंगा झंडा निकाल के उन्होंने चारपाई के ऊपर, अपने पलंग के ऊपर जो ओलंपिक विलेज में उनको मिला था, उसके ऊपर बिछा दिया बड़े आदर के साथ। और सब चारों तरफ खड़े हो गए। तब बाबूजी ने मैनेजर, हमारे उस टाइम के मैनेजर थे पंकज गुप्ता साहब, स्वर्गीय पंकज गुप्ता जी, और जगन्नाथ राव, ये कोच थे उस ज़माने के। तो इन तीनों ने सब बच्चों से कहा, सब लड़कों से कहा, सब खिलाड़ियों से कहा, कल हमारा मैच जर्मन से है। हिटलर जिसने कि सारी दुनिया को जीतने का ठेका लिया है, जिम्मा उठाया, कसम खाई है, उस हिटलर को हम उसी की धरती पर हराना है खेलों में। और आज हम कसम खा के निकलेंगे यहाँ से कि कल जर्मन को हरा के जाएंगे।
सबने कसम खाई, ओथ खाई हाथ रख के तिरंगे के ऊपर। तो ये वो मोटिवेशन, एक जो इच्छा शक्ति दृढ़ करना इसमें खिलाड़ियों की, ये मैं समझता हूँ वो वक्त था जिसको बाबूजी ने बड़ी बखूबी उस टाइम निभाया। और अगले दिन जब मैच शुरू हुआ, जो कि सुबह 11:30 बजे करीब शुरू हुआ है जर्मन के अंदर, उस मैच के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर हिंदुस्तान की टीम सिर्फ 1 गोल से लीड कर रही थी। और 1 गोल की लीड का मतलब ये था कि जर्मन का प्रेशर हिंदुस्तान की टीम के ऊपर बढ़ता जा रहा था और उनके सारे सिपाही, जनरल, हिटलर, पब्लिक उनके फेवर में चिल्ला रही थी कि जीतो। तो हिंदुस्तानी नर्वस हो रहे थे। तो फर्स्ट हाफ किसी तरह से 1 गोल की लीड से हमारा ख़त्म हुआ, जिसको कि रूप सिंह साहब ने पहला गोल किया था। सेकेंड हाफ जब शुरू होने लगा तो मेरे बाबूजी ने और कैप्टन रूप सिंह ने जूते उतार दिए, क्योंकि ग्राउंड पहले दिन बारिश होने की वजह से हैवी हो गया था, काफ़ी पानी उसके अंदर, गीलापन था। तो इन्होंने नंगे पैर खेलना शुरू किया। जब नंगे पैर खेलना शुरू किया तो उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टीम ने 7 गोल मारे हैं 35 मिनट के अंदर। तो 7 गोल मारना और हिटलर का उस मैच को देखना और उसके सामने देखते देखते जर्मन टीम धराशायी हो गई। धराशायी होने का मतलब हिटलर धराशायी हो गया। वो इंसान जो कि हार लफ्ज जिसके डिक्शनरी में था ही नहीं। तो बाबूजी वही बात कहते कहते उन्होंने कहा कि जब मैच खत्म हुआ है तो जर्मन्स करीब 5 मिनट के अंदर वो स्टेडियम के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कहीं से कोई आदमी की आवाज़ ही नहीं आ रही। तो कहते हमने जब मुड़ के देखा, क्योंकि हम खुशी में थे, जब हमने मुड़ के देखा तो स्टेडियम खाली। वो कहाँ गायब हो गए, सबके सब शर्म के मारे डूब गए। वो हार जो है उनको इस तरह से उनको लज्जित किया, उन पूरे जर्मन वासियों को, बिना आवाज़ किए कि कहाँ से निकल गए सबके सब। उसके बाद की बात है फिर, जैसा आपने कहा कि ध्यानचंद जी को उन्होंने ऑफ़र किया जर्मन में रहने का। वो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक फ़ौजी हूँ और हिंदुस्तानी हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं देश छोड़ के बाहर जाऊँ और मैं देश में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर हुई होती, इसका दूसरा पहलू ये, अगर ध्यानचंद जर्मन चले गए होते तो ध्यानचंद जो आज पूरी दुनिया में मेजर ध्यानचंद हॉकी जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, शायद वो ना होते। क्योंकि हिंदुस्तान में उसके बाद उनके खेल की और खेलों के द्वारा जो उन्होंने काम किए हैं उसमें इतना इजाफा हुआ, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री, राजीव खेल रत्न, ये अवार्ड उन खिलाड़ियों ने लिए हैं ध्यानचंद के बाद। तो उसका कितना विस्तार हुआ उस खेल का, और ध्यानचंद चले गए होते तो वो खत्म हो गया होता, मैं समझता हूँ। तो ये एक पौध जो निकली ध्यानचंद के रूप में और उसको ऊपर बढ़ाया उन्होंने, वो एक बड़ी बड़ी अच्छी बात रही। ध्यानचंद जी को मैंने एक बार खेलते देखा अपने जीवन में। मैं उस टाइम 6ठी या 7वीं क्लास में होऊंगा। श्रीलंका की टीम आई झांसी के अंदर। झांसी हमारा नेटिव प्लेस है, बाबूजी वहीं पर सेटल हुए हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। 56 में पद्म भूषण जब उनको मिला, उसके बाद रिटायर हुए हैं। रिटायर के बाद हम लोग झांसी आ गए थे। हमारे दादाजी ने घर बनाया हुआ जो आज भी मौजूद है। तो वो उस घर में उस मैच को देखने के लिए मैं ग्राउंड पर गया हूँ। रेलवे इंस्टीट्यूट का ग्राउंड, रेलवे इंस्टीट्यूट ने हर जगह ग्राउंड्स बना रखे हैं अपने अपने, तो झांसी में भी बना है। झांसी हीरोज वर्सेस श्रीलंका का टीम, जिसमें ध्यानचंद साहब भी सेंटर फॉरवर्ड में खेल रहे थे। और मुझे याद है उनके दोनों घुटनों पे नी कैप चढ़े हुए थे, क्योंकि घुटने खिलाड़ियों के ख़राब हो जाते हैं। उस ज़माने में घुटने का ऑपरेशन नहीं हो पाता था या दवाई ऐसी नहीं होती थी कि घुटना ठीक हो जाए। तो इतनी भीड़ थी कि मैं छोटा था तो मेरे को नीचे खड़े होने में बड़ी परेशानी थी, मैच ही नहीं दिख रहा था मुझे। तो मेरे ताऊजी ध्यानचंद साहब के बड़े भाई वो भी साथ में गए थे। हम लोग पैदल गए थे अपने घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर मैच देखने के लिए। तो उन्होंने अपने कंधे पे मुझे बिठा लिया, झुके और कहते कंधे पे बैठ जाओ, और उन्होंने अपने कंधे पे मुझे बिठाया और मैंने पूरा मैच बाबूजी का वो देखा। उस मैच में मैंने वो चीज़ 2-3 चीज़ें देखी जो नोट करी कि उनके अंदर खेल के का जो एक एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान कि मुझे बॉल कहाँ मिलेगी या मुझको कहाँ बॉल लेनी चाहिए, मुझे कहाँ बॉल फेंकनी है, ये एक बड़ी खूबी थी उनके अंदर। हम लोग तो खड़े हो जाते हैं कहीं पर बॉल लेने के लिए, और मैं बॉल फेंकता भी हूँ तो मेरी बॉल 2-4 गज इधर उधर जाती है। उनका बॉल फेंकने का परफेक्शन, एक्यूरेट बॉल। कभी जो उनके दोस्त यार थे वो ये कहा करते थे, अगर ध्यानचंद साहब के स्टिक पे कभी बॉल नहीं आती थी वो छोड़ देते थे उस बॉल को,
कि तुमको किसने हॉकी सिखाई। दूसरे को बोलते थे हॉकी तुमको किसने सिखाई, तुम बॉल फेंकना नहीं जानते, तुम्हारे अंदर एक्यूरेसी नहीं है, हॉकी खेलने निकले हो। इसी हॉकी, तो वो खेल में उन्होंने ऐसी चीज़ दिखाई थी कि एक प्लेयर जो है उनसे बॉल लेने के लिए आया श्रीलंका का, वो जैसे ही आया उन्होंने एक लंबे हाथ से हॉकी को बॉल के नीचे डाला और बॉल जो है पूरी ऐसी उठती जैसे प्लेट के अंदर आ रही हो, और वो उठती उनके पास आ गई और वो प्लेयर जो है दूर निकल के चला गया। उसके बाद उन्होंने पास दिया अपने राइट हैंड साइड को और उसने वो गोल किया, जो कि आज भी मुझे याद है। उनकी खूबी का सबसे बड़ा एक और उदाहरण जो ग्रेट हमारे गोलकीपर हुए हिंदुस्तान के, जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय शंकर लक्ष्मण, जिनको कि दुनिया का बेहतरीन गोलकीपर माना गया, वो उनके अंडर में थे। और शायद एक कैंप चल रहा था, 64 का ही कैंप था जो टोक्यो ओलंपिक की बात में जिक्र मैंने आपसे किया है। उस कैंप के अंदर दादा ध्यानचंद कोचिंग दे रहे थे। जब कोचिंग दे रहे थे तो शंकर लक्ष्मण, क्योंकि दादा ध्यानचंद 36 के खेले हुए और शंकर लक्ष्मण 64 में खेल रहे हैं, दादा ध्यानचंद की उम्र जो है वो 64 में से 5 कम कर दीजिए तो कम से कम 57 साल की, 66 साल की। तो उस उम्र में उन्होंने कहा 56-57 साल का आदमी क्या खेलेगा। तो उन्होंने चैलेंज किया, दादा मैं गोलकीपर में हूँ, आप मुझ पर गोल करके दिखाइए। दादा ने बोला मैं भाग के तो नहीं आ सकता हूँ, मैं ये 10 बॉलें हाथ में पकड़ता हूँ और इसको हाफ वॉली बना के टॉप डी से 16 गज से मैं मारूंगा, तुम इसको रोक लो। तो दोनों में चैलेंज हो गया। ये उनकी खुद कही बात है। 16 गज की डी के ऊपर खड़े हो गए बाबूजी और एक बॉल उन्होंने हाथ में पकड़ी, हाफ वॉली बनाई और एक हाथ से आधी हॉकी से गोल में मारी, बॉल जो है गोल के साइड नेट में। तो गोलकीपर ने सोचा कि पहली बॉल निकल गई, कोई बात नहीं। इस तरह से दूसरी बॉल नीचे ऊपर दाएं बाएं नीचे ऊपर करके 10 की 10 नेट के अंदर। बेस्ट गोलकीपर हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का। वो आके दादा के पैरों में पड़ गए, दादा आपको जादूगर ऐसे नहीं कहते, आप हैं ही जादूगर। तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं। मेरे साथ पर्सनल वाकया जो है वो 72 ओलंपिक का बड़ा जुड़ा हुआ है, बड़ा जिसको मैं रोमांचित फील करता हूँ। 72 ओलंपिक में मैं जब खेलने गया तो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। हमारे ग्रेट कोच स्वर्गीय केडी सिंह बाबू, जिनको हेलसिंकी पुरस्कार मिला, जो हेलसिंकी के 1952 के कैप्टन भी रहे, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वो हमारे कोच थे। तो उनके पास 2-3 मैंने देखा कि एक कारों की लाइन आ गई, 6-8 कारें इकट्ठी लग गई सामने। तो उन्होंने बाबू साहब से बात करी कि वो कोच थे वो। बाबू साहब ने मेरी तरफ इशारा किया, वो लोग मेरी तरफ आए। तो उनमें से बोले कि आपसे टूटी फूटी इंग्लिश में बोले कि कोई आपसे मिलना चाहता है। तो मैं एक बड़ी कार जो कि बहुत बड़ी उसमें थी, उस शेप में थी, वो उस कार के पास गया हूँ। उस कार में से उन्होंने पिछला एक डिक्की खोली। डिक्की खोलने के बाद स्ट्रेचर निकाला, स्ट्रेचर को उस कार के ऊपर रख दिया। जो शख्स मुझसे मिलने आए थे उन्होंने 1936 में बाबूजी के मैच देखे होंगे और उनको पता लगा कि 36 साल के बाद, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक जर्मन में ही हुआ है, 1936 का और 72 का 36 साल हो गए। 36 साल के बाद ही मैं खेलने पहुंचा। वो शख्स ऊपर लेटा हुआ और उसने उस ज़माने की कटिंग्स जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर थी वो अपने सिरहाने रखी हुई थी और उनको ले के वो इतना खुश था कि मैं इस कटिंग्स को उनके बेटे को दिखा रहा हूँ और उनके बारे में चर्चा की, बाबूजी के बारे में बताया कि ही वॉज मैजिशियन, ही वॉज द ग्रेट प्लेयर, किस तरह से जर्मन टीम को हराया। उन्होंने सारी बातें मुझे बताई। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव था जो मुझे आज भी याद रहता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे लगता है कि ये कहानी ऐसे लग रहा था कि सुनते रहे, बस सुनते रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मेजर ध्यानचंद की कुछ खास बातें, और वो भी उनके सुपुत्र अशोक ध्यानचंद से हम सुन रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना।
निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे आपकी थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के शो में हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के बारे में, और उनके सुपुत्र ही उनकी कहानी हमें सुना रहे हैं। अशोक ध्यानचंद जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के आप सुपुत्र है, तो आपको हॉकी के टीम में या खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए शायद कोई मुश्किल नहीं आया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल इतने बड़े जादूगर, क्योंकि मेरे आंखों देखी बात है। तो हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे 1975 में लखनऊ के अंदर। तो एंकर जी ने पूछा, जो एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे, कि दादा आपको तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो ऐसी क्या बात थी कि आपने अपने बच्चों को हॉकी खेलने से मना किया? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को मना किया था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कि कोई भी लड़का हॉकी नहीं खेलेगा, वो पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। उनका कहने का मकसद ये था कि उस टाइम में बिना नौकरी के कहीं घर नहीं चलते थे। घर में बहुत आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही ध्यानचंद की। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 1922 से लेकर 1922 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, और 1970 तक उन्होंने नौकरी करी है परिवार के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है हॉकी में खेलकर, भविष्य तो था नहीं, खेल आप खिलाड़ी बन सकते हो, ओलंपियन बन सकते हो, मेडल जीत सकते हो, लेकिन मेडल और ओलंपियन बनने के बाद आपके पास है क्या? तो उसका उन्हें अंदाज़ा था, वो भुगत चुके थे। वो उसके इतना बड़ा इंसान जो जाने किस किस नाम से पुकारा गया दुनिया के अंदर, घर के स्थिति के मामले में उन्होंने हमेशा परेशानी झेली, तो उन्होंने मना किया। लेकिन फिर भी कहते ना, हम लोग छुप छुप के खेलते थे, उनको बताया ही नहीं। और आप यकीन मानिए, उन्होंने मेरा जो खेल देखा है तब देखा जब मैं नेशनल चैंपियनशिप और इंडिया खेल चुका था। उसके पहले जब मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कहीं खेल रहा था, तो उन्होंने कभी नहीं बताया ही नहीं उनको कि हम खेल रहे हैं। तो उन्होंने जब 71 में बंगाल की तरफ से मैं खेल रहा था, तो रिपोर्टर्स वो भी थे वहीं पर। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, दादा आपके 2 बेटे खेल रहे हैं नेशनल्स में बंगाल से, अशोक कुमार और राजकुमार, तो आपको कैसा है और फील हो रहा है? तो इतना बड़े खिलाड़ी जो दुनिया फतेह करके आया हो, उसको हमारी हॉकी कहाँ पसंद आने वाली थी? तो उन्होंने ये कहा, अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, ये तो अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, बहुत शुरुआती है, इनको खेलने दो अभी। तो ये था खेलने दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं 75 का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, और रेलवे स्टेशन पर मैं दिल्ली से ट्रेन से आया था झांसी, तो रेलवे स्टेशन से एक पुरानी हमारे वहाँ झांसी में कार थी, घर में नहीं, एक किसी खिलाड़ी की कार थी, वो उस पर मैं खुले में बैठकर भीड़ के साथ घर पहुँचा हूँ। तब वो मेरे पिताजी ने ज़रा सा हाथ रखा है सिर के ऊपर, इतना ज़्यादा भी नहीं कि चिपक गए हों और चिल्ला रहे हों, कुछ नहीं, बड़े आराम से। क्योंकि खेल में उतार चढ़ाव होते हैं, एक बार आप जीतें तो अगली बार आप हो सकता हार जाए। उस खुशी को, उस गर्व को अपने अंदर जज्ब करो
खुशी अंदर रखो, उसको निकालो मत, उसको अगले टूर्नामेंट के लिए, अगले मैच के लिए और कड़ा मैच करना और खेलना है। तो वो तो उनमें से थे, तो उन्हें बड़े मैं समझ गया था उनका प्यार, अफेक्शन जो आंखों से झलक रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने करी हैं। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी जो अपना एथलीट में भाग मिल्खा भाग फिल्म बना है, वैसे ही मेजर ध्यानचंद के कहानी पर भी फिल्म बनने वाली है। तो ये कैसे आप फील कर रहे हैं और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची हैं? हाँ, फिल्म जो है बड़ी अच्छी बनी है, भाग मिल्खा भाग, जिसके अंदर मिल्खा सिंह जी जो हैं चौथे नंबर पर रहे, मेडल नहीं जीत पाए और उसके कारण थे जो उन्होंने खुद ही उसमें कहा है, जिसमें शायद उनकी ही गलती थी, अगर नहीं मुड़ते तो वो मेडल जीत जाते। हॉकी के अंदर क्योंकि सुनहरा युग चला, एथलेटिक्स के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे थे भी नहीं। मिल्खा सिंह जी ने एक नई दिशा, नया रास्ता दिखाया हिंदुस्तानियों को 1960 के ओलंपिक में, और इस पिक्चर ने बताया कि किस तरह से मेहनत होती है, किस तरह से खिलाड़ी बनते हैं, वो हकीकत है। ध्यानचंद भी उस दौर से गुजरे हैं। ध्यानचंद ने रेल के ऊपर बॉल चलाई है, उसके ऊपर दौड़े हैं, रेल की जो पटरियाँ होती हैं अपने फुट स्टेप को तेज़ करने के लिए। चांदनी रात में बॉल को लेकर वो खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, और जब सब लोग सो रहे होते थे वो धूप में प्रैक्टिस करते थे। तो कई बार उनसे पूछा भी गया, कहते प्रैक्टिस जो है वो अकेले करनी चाहिए, इसको अकेले करने के बाद अपने उस प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस मैच में आप अप्लाई करो, और इसमें सक्सेस मिलता है आप मैच में अप्लाई करो, देन यू आर ए प्लेयर। तो उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिस करी। तो सुना यही है, और मैं कि बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रैक्टिस करी। और रही पिक्चर की बात, तो ध्यानचंद जी के ऊपर पिक्चर जो है वो फैमिली कंसेंट दिया जा चुका है कंपनी को, प्रोडक्शन कंपनी को, और उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ्रेम होना है, इसके अंदर खिलाड़ियों का फ्रेम होना है, टीमों का फ्रेम होना है, और उस दौर का 1936 का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरे नॉलेज में है 1936 का, कि उसको क्लाइमैक्स पे लाना है। तो कई बातें ऐसी, इसके लिए वक्त लिया जा रहा है। अभी कौन सा एक्टर उनको सूट करेगा, तो वो चर्चा चल रही है। पिक्चर तो आनी है, अब फैमिली कंसर्न जा चुका है, बस उस दिन की उम्मीद है जिस दिन ये पिक्चर लॉन्च की जाएगी, जिसमें कि ध्यानचंद के जीवन को एक सही ढंग से लोग देख सकेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन निकाला। और रहा भारत रत्न की बात, तो आज भी जिक्र होता है, और मैं भी उसमें, हमारे साथ के कई लोग लगे हुए हैं, कई दुनिया, मैं समझता हिंदुस्तान के आम इंसान से पूछें और उनका दिलो दिमाग से सवाल करें तो यही जवाब आता है कि ध्यानचंद जी को सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल से, उस ज़माने से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ध्यानचंद ने हिंदुस्तान की हॉकी को क्या करा है, ध्यानचंद कैसे खिलाड़ी थे, क्या जादूगरी करी, क्या नहीं करी, तो लोग जानते हैं। तो उनको देखते हुए तो सरकार ने बड़ी अच्छी पहल करी है। जितेंद्र सिंह जी ने जो हमारे डेलीगेशन को, जो कि बिशन सिंह बेदी साहब क्रिकेट वाले साथ में गए हैं, आप यकीन करेंगे कि उस डेलीगेशन को अगुवाई करिए बिशन सिंह बेदी जी ने। मैं उनको फ़ोन किया, वो आ गए। मैंने कहा नहीं सर, आप लेके चलो हम लोगों को। तो उन्होंने जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात करी, उनको अपना आने का वजह बताई। तो जितेंद्र सिंह ने छूटते सवाल जवाब दिया कि अशोक जी और बिशन भाई, मैं इसको अपने हाथ से पीएम हाउस में लेकर जाऊंगा, मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पोस्ट करने से इधर उधर हो जाएगी, मैं इसको पर्सनली जा कर दूंगा। और उसका बड़े सहज भाव से उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा, हम लोग स्वीकार करके चले आए। और उसके 5 दिन के बाद पता लगा कि इसको पीएम ऑफिस से इसको इन्होंने सिफारिश कर दी है, जो कि अकेले ध्यानचंद जी की, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और फिर तो खुशी का माहौल हो गया, और अभी संसद के अंदर भी, कैबिनेट के अंदर भी ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि ध्यानचंद जी का नाम ही इसमें भेजा गया है। और वो कब पीएम हाउस से डिक्लेयर होता है और उसके बाद राष्ट्रपति जी की मुहर लगती है, तो उस दिन का इंतज़ार है मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी उन खिलाड़ियों को जो खेलों से जुड़े हैं, जो ध्यानचंद के जो उन्होंने एक जादुई संज्ञा के रूप में हॉकी को खेला है, उनके साथ जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो इसके अंदर बहुत जल्दी पहल करेगी, और अच्छा हो कि इसको 15 अगस्त या 29 अगस्त के पहले अगर आ जाए तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं। 29 अगस्त ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, 15 अगस्त
वो दिन है जब हिंदुस्तान की टीम जीती थी जर्मन के अंदर, और 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस भी है। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और हम शुभकामना करते हैं कि ये काम उसी दिन हो जाए जिस दिन आप सोच रहे हैं। और एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि अभी तक ये ध्यानचंद जी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा क्यों नहीं गया? कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, ध्यानचंद ऐसे ही थे, इसमें कोई दो राह नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि 10 की 10 बॉल गोल में जाती हैं। और मुझे याद पड़ता है कि अंपायर हमारे हुआ करते थे जो आज नहीं है, सरदार ज्ञान सिंह जी। वो कहीं अंपायरिंग कर रहे थे और बाबूजी किसी मैच को खेल रहे थे। मैच खेलने में बाबूजी ने एक गोल किया, बॉल को गोल में डालने की कोशिश की और बॉल जो है पोल में लगकर वापस आ गई। तो उस टाइम तो बाबूजी फादर कुछ नहीं बोले ध्यानचंद जी, लेकिन मैच के बाद, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, बड़े डिसिप्लिन थे ऑन ग्राउंड। मैच के बाद उन्होंने सरदार ज्ञान सिंह जी से कहा कि सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने वो बॉल जो गोल में फेंकी थी उसको गोल में ही जाना चाहिए था, इसमें इस गोल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इसमें इसकी हाइट जो है एक जगह 2-3 इंच कम नज़र आ रही है मुझे। तो जब नपाएगा उसको इंचों से उससे नापने वाले से, तो उसके अंदर 2 इंच का फ़र्क निकला। वो जो 2 इंच है उस बॉल के जाने का रास्ता था जहाँ बॉल जानी थी। तो इस तरह से उनकी एक्यूरेसी, उनका कैलकुलेशन, और कभी हिट नहीं मारी गोल के अंदर, प्लेसिंग की है। आज हम लोग हिट मार के गोल करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने आज तक ज़िंदगी में हिट नहीं मारी। प्लेसिंग, अपने आप को उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर लेना कि जहाँ पर बॉल आनी है तो वो गोल में ही जाएगी। कई बार तो गोल करने से पहले ही वो मुड़ जाते थे कि ये मैंने ऐसी बॉल दे दी अपने प्लेयर को कि उसने सिर्फ गोल करना है। तो इस तरह के खिलाड़ी थे वो लोग, उन्हें मालूम है कि जिस तरह से मैंने पास दिया है वो अब सिर्फ गोल में जाएगी बॉल। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों के पास में थी और ये लोग महान खिलाड़ी थे। तो ये सब चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहा उनके गोल करने का। तो परिवार ने टोटल, मैं बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद परिवार ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप, हम 3 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 3 हमारे हिंदुस्तान के 3 बड़े ऐसे ये दुनिया के बड़े टूर्नामेंट्स हैं। और इन 3 मैचों में, इन 3 टूर्नामेंट्स में ध्यानचंद परिवार के 14 मेडल्स हैं, जिसके अंदर 6 मेडल्स ओलंपिक के हैं। तो 6 मेडल्स ओलंपिक के हैं, 3 मेडल जो हैं वर्ल्ड कप के हैं और 4 मेडल जो हैं वो हैं एशियन गेम्स के। बाकी दूसरे टूर्नामेंट्स को हम नहीं गिन रहे। तो एक बहुत बड़ी देन है परिवार की इन मेडलों के रूप में, उनके एफर्ट्स की, उन कोशिशों की और हॉकी की। अच्छा, इसमें से आप जैसे कि बता रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो गोल है वो कौन से मैच में किया उन्होंने? एक, अगर याद हो तो 1932 का लॉस एंजलिस टूर्नामेंट हुआ है, जिसके अंदर अमेरिका, और उसने भी ओलंपिक 1932 में कराया। तो हिंदुस्तान की टीम जब वहाँ पहुँची है और उनका मैच अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका के खिलाफ आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 24-1 का रिजल्ट उस टीम के खिलाफ किया गया, 24 अगेंस्ट 1। तो उसके बाद से अमेरिका टीम ने हॉकी नहीं खेली और उसके अंदर 11 गोल ध्यानचंद के, 9 गोल जो हैं वो रूप सिंह साहब के थे। 11 और 9, 20 गोल जो हैं दोनों भाइयों के थे, 4 गोल दूसरे लोगों ने मारे। तो वो जो एक रिकॉर्ड, बाकी ओलंपिक में उनके टोटल गोल शायद 36 गोल हैं टोटल। 3 ओलंपिक में गए हैं, 3 ओलंपिक्स के अंदर 36 गोल एक के। तो एक तो पहली बार कि उस ज़माने में सिर्फ ओलंपिक हुआ करते थे, वर्ल्ड कप या एशिया कप या एशियन गेम्स और ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टूर कभी कभार हो जाता था। तो इस अंतराल में अपने आप को फिट रखना और उसमें जीतना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। आज तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है टीमों की, बड़े टीमें बाहर जाती हैं, खेल कर आती हैं, कोई 250 कैप पहनता है, कोई 300 कैप पहनता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मेडल्स में जब बात करते हैं तो पीछे, बहुत पीछे हैं। हम मेडल्स की बात करें, कैप की बात ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेडल जीतने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर एक तपस्या है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, एक जुनून है, एक पागलपन है, और खिलाड़ी के अंदर वो पागलपन मेडल्स के लिए हो। मेरा खुद का ये कहना है कि आप कभी भी ओलंपिक का मेडल पकड़ लीजिए एक हाथ में, या वो जीता हुआ किसी खिलाड़ी का मेडल पकड़ लें, और एक हाथ में मेडल पकड़िए, एक हाथ में 1 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए, आपको उस मेडल का वजन ज़्यादा लगेगा। अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कि आप एक हाथ में आपका मेडल हो और दूसरे हाथ में करोड़ रुपया हो, तो मेडल का ही वजन ज़्यादा होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे इससे ये लगता है कि खिलाड़ी को जो है आज
आगे बढ़ने के लिए उसको मेडल जीतने का ही एक ध्यान होना चाहिए, ना कि पैसों के ऊपर। और जो भी खिलाड़ी बनना चाहता है, एक प्राइड, ये ना जैसे एक देश के लिए जवान लड़ने के लिए जाता है, आर्मी में जाता है, तो उसका फिर एक जुनून होता है। वो कोई करियर बनाने के लिए नहीं जाता, वहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं जाता। तो ये चीज़ें अगर हमारे जहन में, खिलाड़ियों के जहन में अगर आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से हम लोग वही 75 वाली बात हमारे लिए मुश्किल लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा अशोक जानसन जी का, जिन्होंने हमें फिर से अवगत कराया उस महान जादूगर की। सारी बातें हमने सुनी, और भी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन वक्त कह रहा है इजाज़त लेने की। तो मैं फिर से अशोक ध्यानचंद जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।